नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो साइंस की क्लासेस है वो कंप्लीट हो चुकी है स्टेनो के लिए, और स्पेशली हम लेकर आए हैं अब आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स है उनमें से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है, जो कि ऐसे मान लो कि आपके स्टेनो के एग्जाम में आने वाले ही हैं, और इन क्लासों से देखना आपके लगभग मेरे हिसाब से 50 टू 60% क्वेश्चंस आराम से पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने जो है एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन लिए हैं। आपको ये क्लास कंप्लीट लेनी है, इसके बाद में हम ज्योग्राफी की 2 क्लासेस और लेकर आएंगे। 75 क्वेश्चन की क्लास है, बने रहिएगा पूरी वीडियो में। ठीक है भाई, अच्छी क्लास है। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? भारत का प्रधान देशांतर, देखो देशांतर जो है वो क्या है? प्रधान यानी मुख्य जो देशांतर है वो है हमारा 82.5 डिग्री। कितना है भाई? 82.5 डिग्री। ओहो, 82.5 डिग्री है मुख्य देशांतर। बयासी डिग्री, 82.5 डिग्री, ये है हमारा मुख्य देशांतर। जो हमारा भारत है, ये भारत के कहा, ये भारत का नक्शा ज्यादा नहीं बनाएंगे, ऐसे मान लो यूं होगा, ये यहां से गुजरता है यूं, तो 82.5 डिग्री से गुजरता है। 82.5 डिग्री कौन कौन से? ये 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हो गए ऐसे याद रख लो। यूपी, यूपी में मिर्जापुर से, ये मिर्जापुर सीरीज वाला मुन्ना भैया वाला मिर्जापुर ही है। मिर्जापुर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये 3 तो यही हो गए। एक हो गया छत्तीसगढ़ और एक हो गया ओडिशा। ऐसे करके कितने स्टेट से गुजरता है? ये जो 82.5 डिग्री है ये गुजरता है हमारे 5 स्टेट से। और ये जो 82.5 डिग्री, इसी से हमारे इंडिया का टाइम देखा जाता है। ये जो यूनिवर्सल टाइम है, यूटीसी, यूनिवर्सल जो टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। यानी कि अगर इंग्लैंड के अगर अंदर 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे? शाम के 5:30 बजेंगे, अगर वहां दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहां देख लो, इनमें से तमिलनाडु कहीं भी नहीं है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। ये कहां से? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरता है, तो तमिलनाडु से ये नहीं गुजरता है। ठीक है, अगला सवाल। कर्क रेखा नहीं गुजरती है भाई, कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ये क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आपने बहुत बारी पढ़ा होगा। 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो क्या है? कर्क रेखा है, उत्तरी अक्षांश। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्यों में मैं आपको इसके लिए पहले एक मैप दिखा देता हूं। ये मैप है, तो वो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके कितने हैं? 8 राज्य हैं। अगर याद रखना हो तो ट्रिक ये लगा लो, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, बहुत अच्छी ट्रिक है। आपको सारे के सारे 8 याद हो जाएंगे। कैसे? मैं मित्र यानी मी यानी मिजोरम, त्रय यानी त्रिपुरा, प यानी पश्चिम बंगाल, गय यानी गुजरात, फिर मैं आ गया तो मैं यानी मध्य प्रदेश, 6 यानी छत्तीसगढ़, झा यानी झारखंड और र यानी राजस्थान। ऐसे करके ये 8 जो स्टेट है इनसे ये गुजरती है। हमारे राजस्थान में आपको पता ही कहां से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नीचे से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो यहां पर कर्क रेखा किन से नहीं गुजरती भाई? पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, ओडिशा से नहीं गुजरती है, तो ओडिशा ही आंसर हो गया। अगला सवाल, बहुत जल्दी जल्दी और स्पीडली करेंगे सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अच्छा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है? छठा, सातवां, आठवां, नौवां? बहुत इजी सवाल है, सातवां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सातवां है भाई। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है रूस का, रूस, फिर कनाडा, फिर अपना हो गया रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन चौथे नंबर पर आता है भाई। चीन का हमसे क्या है? क्षेत्रफल ज्यादा है, चीन। उसके बाद में आता है ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके 7वें नंबर पे हम आते हैं भाई क्षेत्रफल के अंदर। हमारा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आंसर सही हो गया भाई, 7वां।
अगला सवाल है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांश और देशांतर विस्तार से मान लो ये ऐसा, ये भारत का नक्शा मान लो, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको पता है, ये अक्षांशीय विस्तार होता है उत्तरी, है ना, तो ये होता है हमारे भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार जो हमारा होता है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर जो होते हैं वो पूर्वी देशांतर होते हैं और अक्षांश होते हैं उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से 38, ये गलत है। 68 डिग्री 7 से 97 25 उत्तरी, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी दे रखा है पूर्वी दे रखा है, उत्तरी तो अक्षांश में देते हैं और देशांतर में पूर्वी, तो ये भी गलत है। ये भारत के देशांतर पूछे तो ये तो सही है, अगर 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 25 पूर्व, तो देशांतर के लिए तो ये सही था, लेकिन ये हमें पूछा अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारी जो ये सीमा है इसकी लंबाई होती है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम की छोटी है 2933 किलोमीटर। ये भी याद रख लेना, सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हाँ भाई, भारत में इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट की स्थिति क्या है? इंदिरा पॉइंट क्या है भाई? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारतीय जो हमारा मैप है, नक्शा है, उसका सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसी को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। उसको पहले जाना जाता था पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, या फिर बोल दो आप पार्सन पॉइंट, बात एक ही है। अब भी पूछ ले कि पार्सन पॉइंट क्या है और पिगमेलियन पॉइंट क्या है, तो पार्सन पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट एक ही बात है, इंदिरा बिंदु कहते हैं। 1984 में इंदिरा जी जो है वो निकोबार में गई थी घूमने, तो वहां जो है इसका नाम है, किसी एक सांसद के कहने पे इंदिरा बिंदु रखा गया था, तब से इस पिगमेलियन पॉइंट को क्या कहा जाता है? इंदिरा बिंदु कहा जाता है। ये लक्षद्वीप में नहीं है, असम में नहीं है, ये निकोबार में, और निकोबार में भी कौन सा में अगर पूछ ले तो ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार के अंदर ये है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला जो सवाल है, भारत का उत्तर दक्षिण, अभी बताया था उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, 2933 किधर है? पूर्व से पश्चिम है, तो 3214। भाई बहुत देखो इजी सवाल ही पूछे जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे हमें। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? भाई एमपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यूपी, ये सीधा सा फैक्ट है जो है यूपी जो उत्तर प्रदेश है, ये 8 भारतीय राज्यों और एक जो है यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में ये दिल्ली से टच होता है। यहाँ राज्यों के अंदर ये हरियाणा हो गया, है ना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, और झारखंड, बिहार, हरियाणा और हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे करके 8 से ये अपनी सीमा मिलाता है। तो उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा जो है मिलाता है किससे? अन्य स्टेट से। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? अच्छा, बांग्लादेश की मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। नागालैंड से नहीं है भाई, ऑप्शन डी राइट आंसर है। कैसे भाई? जो मैप दिखा देता हूं आपको, ये मैप है, ये हमारे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहां बांग्लादेश है। देखो ये जो बीच ये सिस्टम है, ये यहां देखो, ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल हो गया, यहां असम छूता है, यहां मेघालय की सीमा छूती है, इसके बाद में कौन सा आ गया? ये फिर से असम, देखो 2 बार असम क्या है, ये भी पूछ ले कि बांग्लादेश की सीमा को 2 बार कौन करता है, तो ये असम हो गया। देखो असम का, यहाँ का, इसके बाद त्रिपुरा करता है और मिजोरम करता है। कौन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, ये 5 ही करते हैं। जो नागालैंड है वो यहां पर नागालैंड नहीं करता है, नागालैंड बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है, तो नागालैंड ऑप्शन में आ गया सही आंसर। प्रशासनिक दृष्टि से देश में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है? अरे भाई ये सवाल तो बताने की जरूरत ही कहां है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पुडुचेरी, दमन दीव, दादर नागर हवेली हो गया। ऐसे करके 8 जो है हमारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और 28 हमारे स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अभी जम्मू एंड कश्मीर को क्या है? मांग उठी हुई है कि इसको वापस राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन राज्य का दर्जा नहीं है। और दिल्ली और पुडुचेरी जो है ना, उनके वो केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी उनमें विधानसभा है। इस तरह के सवाल पूछे जाए। और भारत की जो सीमा है किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक है? भाई बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के साथ है भारत सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है। कितनी? बांग्लादेश के साथ में कितनी सीमा शेयर करता है? ये करता है बांग्लादेश के साथ में हमारा भारत 4096 किलोमीटर करता है भाई। फिर करता है अगर किससे ज्यादा तो चीन से करता है 3400, लगभग कितनी? 3428 किलोमीटर। उसके बाद में अगर किसी से करता है तो वो करता है पाकिस्तान से करता है 3323 किलोमीटर। फिर उसके बाद में अगर करता है तो करता है नेपाल से करता है 1751। पूछ ले डायरेक्ट तो आपको जवाब देना है। उस नेपाल के बाद में करता है म्यांमार से करता है 1643। और भूटान से 699। और अफगानिस्तान सबसे जो कम सीमा है वो हमारी लगती है अफगानिस्तान से, और वो भी कितनी लगती है? 106। तो सबसे कम तो हो गई अफगानिस्तान से, सबसे ज्यादा हो गई बांग्लादेश से। हम कहीं भी नहीं अटकेंगे इसमें अगर कोई सीमा पूछ भी ले। हालांकि ये आपको इतने आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, एक ऊपर वाला याद कर लो, एक नीचे वाला याद कर लो, ठीक है भाई। तो ऑप्शन इसके अंदर बांग्लादेश सही आंसर हो गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख बोल दो, या 32,87,263। 32,87,263 याद रखना है, मुख जबानी याद होनी चाहिए। भारत का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। तो ये जो भारत का क्षेत्रफल है, विश्व का कितना क्षेत्रफल है? 2.42 ही हिस्सा है हमारे पास में विश्व का, लेकिन हमारी जनसंख्या में हम 1 नंबर पर है भाई। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 30.8 लाख, 32.8 लाख, 33.6 और 32.4। भाई तो आप ही बता दो क्या होगा? 32.8, बिल्कुल इजी सवाल, 32.8। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? जो भारत है, भारत की जो ये स्थलीय सीमा, पूरे नक्शे की जो स्थलीय सीमा है ना, वो उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 15,200। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये तो हमारी स्थलीय सीमा है। अगर हमें पूछ लिए, ये तो हो गई हमारी कौन सी? स्थलीय सीमा। और अगर हमें पूछ ले कौन सी? तटीय सीमा। अगर तटीय पूछ ले तो जो तटीय सीमा है वो है 7516.5 किलोमीटर। अगर इस तटीय में भी हमें ये पूछ ले कि तटीय में एक तो मुख्य भूमि के जो तट आ गए, जो हमारे ये वाले तट है इनकी, और एक जो ये लक्षद्वीप आ गया, इधर अंडमान निकोबार आ गया, इनकी तटीय, तो इन दोनों को भी पूछ ले। अगर मुख्य भूमि की पूछते हैं अधिकतर, तो मुख्य भूमि की इसी में से, इसी का पार्ट है। मुख्य भूमि की अगर पूछ ले तो आपको करनी है 6100 किलोमीटर। इंडिया का जीके है, कोई इतना ज्यादा कोई हार्ड आने वाला है नहीं, ठीक है। तो हमारे यहाँ 15,200 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल जो देख लेते हैं। अगला सवाल है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य है? भाई ये आदम का पुल, एडम्स ब्रिज बोल दो, या हमारा जो राम सेतु है जिस पर अभी अक्षय कुमार की मूवी बनी थी, राम सेतु, भारत और श्रीलंका के बीच में है। राम जी गए थे, नल और नील 2 वानर थे, याद है? राम लिख के पत्थर फेंके थे, तो ये वही राम सेतु है। अब इसको एडम्स ब्रिज, जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम किंवदंतियों में उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, आदम का जो है पुल बोलते हैं। तो यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच में है क्या? भारत बांग्लादेश के बीच में है क्या? नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में। लंका ही तो गए थे राम जी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है देखो रामेश्वरम, हमारे तमिलनाडु में रामेश्वरम प्लस ये एक मन्नार द्वीप है। ये पूछ ले, मान लो किस द्वीप पूछ ले, तो मन्नार द्वीप और रामेश्वरम को जोड़ता है। 48 किलोमीटर ये लंबा है, 48 किलोमीटर लंबा है पुल। अभी ये दिखता नहीं है, पहले ये क्या है, लगभग सन 1400 के आसपास ये था, समुद्र तल से ऊपर था, इस पर आया जाया जा सकता था, लेकिन अभी इस पर आया नहीं जा सकता क्योंकि ये समुद्र की जो है ऊंचाई बढ़ गई है, तो ये समुद्र में विलीन है अभी।
राम सेतु। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर है अंडमान और निकोबार की कैपिटल। अंडमान और निकोबार की जो है कैपिटल कौन है? पोर्ट ब्लेयर है। और ये उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, अरे भाई ये क्या है? ये अंडमान के भाग है, निकोबार के अलग भाग है। तो मैं आपको ये एक मैप के थ्रू दिखा देता हूं। ये हमारा इंडिया का मैप है। यहां अंडमान निकोबार पाए जाते हैं, द्वीप समूह है। अब ये जो द्वीप समूह इधर को देखो, इनको यहां खोल के दिखाया गया। ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान। तो नॉर्थ यानी उत्तरी, मिडिल मध्य, लोअर, लोअर को दक्षिणी अंडमान भी कहते हैं। ये देखो दक्षिणी अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल। और ये अलग होके है तो इसको लिटिल अंडमान कहते हैं। अंडमान आइसलैंड कौन सा बोलते हैं? लिटिल अंडमान। यहाँ निकोबार है, निकोबार में कौन कौन सा आता है? एक कार निकोबार आता है ना। उसके बाद में सबसे जो नीचे आता है वो आता है ग्रेट निकोबार। यहाँ एक छोटा सा आता है, ये आता है लिटिल निकोबार। तो और ये जो ग्रेट निकोबार है इसके अंदर अभी मैंने बताया था आपको इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोल दो, पार्सन पॉइंट बोल दो, और या पिग्मेलियन पॉइंट बोल दो। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां है? ग्रेट निकोबार, बड़े निकोबार में। यहां समझ में आ गया? तो इस सवाल का आंसर देख लो, क्या उत्तरी दक्षिणी? तो दक्षिणी अंडमान सही है। पोर्ट ब्लेयर कहां है? दक्षिणी अंडमान में। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय, ये आपने अपना इंडिया का मैप है। ये पूर्वी तट है, ये इधर वाले पश्चिमी तट है। पूर्वी तट में कौन कौन से आते हैं? उत्कल तट आता है, आंध्र तट आता है, और यहाँ आता है कोरोमंडल तट। और जो पश्चिमी तट है इसके अंदर आता है हमारे कच्छ का कच्छ और काठियावाड़ का तट आता है, गुजरात का मैदान आता है, कोंकण तट आता है, और कन्नाडा तट आता है, और मालाबार तट आता है। ये आते हैं पश्चिम में। तो मालाबार किधर आता है भाई? पश्चिम में आता है। कोंकण किधर आता है? पश्चिम में आता है। कोरोमंडल किधर आता है? कोरोमंडल तो पूर्वी में आता है, इधर इधर आता है पूर्वी में कोरोमंडल यहाँ। और कन्नड़, कन्नड़ भी इधर ही आता है। तो यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। मैप से देख लीजिए एक बार इसको, ये हमारा मैप है। ये देखो, ये तट है कोंकण, यहां ऊपर ये कच्छ का तट है, या क्या बोलते हैं, काठियावाड़ का बोल दो, गुजरात का मैदान बोल दो। ये कोंकण तट गोवा से लगता हुआ, ये मैंगलोर, और ये मैंगलोर का है कर्नाटक में, और ये क्या है? कन्नड़ तट बोल दो, कन्नारा तट भी बोलते हैं। ये मालाबार, ये केरल है, केरल से लगता हुआ जो तट है वो कौन सा? मालाबार। यहाँ तमिलनाडु से लगता हुआ कौन सा? कोरोमंडल। ये उत्तरी सरकार तट बोल देते हैं, या आंध्र तट भी बोल देते हैं इसको, ये आंध्र प्रदेश से लगता हुआ। और ये उत्कल तट, भाई पंजाब, सिंध, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये उत्कल, फिर बंगा, ये हमारी राष्ट्रगान में आता है। तो ये उत्कल तट है ना, जो चिल्का झील के अंदर है, उत्कल तट। तो ये आ गए हमारे कौन से? पूर्वी तट। ये आ गए पश्चिमी तट। ये तट याद रखने हैं आपको, और मैप से पढ़ा करो भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? सबसे उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो, आपने इंडिया का ये जो मैप है, यहां बीच में करके मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार है। इसके नीचे है विंध्यन कगार भूमि, ये विंध्यन श्रेणी जो हमारी है, विंध्यन श्रेणी इसके नीचे है। यहां कहीं करके है अजंता, अजंता, और उसके बाद में है नीचे सतपुड़ा। हमें पूछा है सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा? मालवा का पठार। ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई पर्वत श्रेणियां, ये ऊपर वाली जो हमारे हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है, धौलाधर दे दी, लद्दाख दे दी, पीर पंजाल दे दी, जास्कर दे दी। अब मैं बता देता हूं आपको मैप के माध्यम से। देखो, ये मैप है, यहां लद्दाख है, इसके ऊपर भी एक श्रेणी होती है, उसको बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं? इसके ऊपर भी आती है एक श्रेणी, उसको बोलते हैं काराकोरम रेंज। जो ये काराकोरम रेंज है, उसके नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, और जास्कर के जो नीचे है वो है ये पीर पंजाल। देखो, ये यहां ऊपर पहले ये है, उसके नीचे है धौलाधर। ठीक है, ये शिवालिक रेंज है। ये ग्रेटर हिमालय, हिमालय भी तीन भागों में है। क्या है? एक तो ग्रेटर आ गया, एक मिडिल आ गया, और एक आ गया शिवालिक जो सबसे नीचे वाला होता है। तो लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, ये क्रम देख लो आप। तो सबसे पहले आ गया लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर आ गया धौलाधर। यानी क्या आ गया? पहले बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए। तो बी डी सी ए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी डी सी ए, ऑप्शन सी राइट आंसर आ गया।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? हिमालय की जो पश्चिमी चोटी है, ये हिमालय होता है, यहाँ पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी जो चोटी है गौरीशंकर नहीं है, मकालू नहीं है, नामचा बरवा तो जो है पूर्वी चोटी है, नामचा बरवा पूर्वी है, और पश्चिमी जो चोटी है वो है धौलागिरी। कौन सी है? धौलागिरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फैक्ट है भाई, याद करने हैं हमें तो। कोंकण, कनारा, मालाबार किसके है? अब भी बताया था नक्शे में, कोंकण ये इधर वाला कोंकण, कनारा, मलाबार ये तो पूर्वी आ गया, तो ये पश्चिमी तट आ गया। पश्चिमी घाट है क्या? ऑप्शन में घाट भी दे दिया है, पश्चिमी घाट नहीं है भाई, ये तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है हमारे भारत के। पश्चिमी घाट नहीं है, पूर्वी तटीय मैदान भी नहीं है, गुजरात तटीय मैदान भी नहीं है। कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान। ये कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान। कोंकण हो गया, कनारा हो गया, मलाबार याद रखने हैं पूरे अच्छे से, डायरेक्ट इन्हीं से सवाल पूछे थे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं भाई, नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य में कौन सी श्रेणी है? एक नदी है नर्मदा, एक तापी, इन दोनों घाटियों के जो मध्य में श्रेणी है, कोई पर्वतों की जो श्रेणी है, वो श्रेणी है भाई रॉयल सीमा, सह्याद्री, और सह्याद्री तो पश्चिमी घाट में है, और विंध्यन, विंध्यन भी नहीं है, विंध्यन तो हमारे ये मालवा पठार के नीचे है। सतपुड़ा, सतपुड़ा जो श्रेणी है वो पाई जाती है नर्मदा और तापी की घाटियों के बीच में। कौन सी श्रेणी? सतपुड़ा, याद रख लेना भाई, सतपुड़ा पाई जाती है। अगला जो सवाल है वो देख लीजिए, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम? मैंने अभी वहां बताया था कौन सा आपको, उत्तर से दक्षिण, अब उसी का उल्टा पूछ लिया है। कौन कौन सी दी है? लद्दाख दी है, जास्कर दी है, पीर पंजाल दी है, काराकोरम। तो सबसे ऊपर तो मैंने बताया था काराकोरम है, सबसे ऊपर काराकोरम है, हमें उल्टा करना है, लेकिन एक बार ऐसे कर लेते, काराकोरम, उसके नीचे हमें पता है लद्दाख है, और लद्दाख के नीचे हमें पता है जास्कर है, और जास्कर के नीचे हमें पता है पीर पंजाल है। क्या है? पीर पंजाल है। देख लो भाई, उल्टा क्रम पूछा है, हमें पूछा दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण में सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद जास्कर, जास्कर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद काराकोरम। ये अगर क्रम कहीं मिलता है तो ऑप्शन देखो, लद्दाख ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, जास्कर थोड़ी है पहले, पहले सबसे पहले पीर पंजाल आएगी, तो पीर पंजाल एक ही ऑप्शन में, तो यही वैसे ही सही हो गया, पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। देखो क्रम भी सही है, ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर है। अगर आपको एक भी आता हो ना, एक चोटी भी आओ, तो भी देखो सही हो सकता है आपका। धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है, अब मैंने अभी वो मैप बताया था, उसके अंदर ये बताया था आपको कि यहाँ लद्दाख है ना, फिर जास्कर है, फिर ये पीर पंजाल है, और यहाँ धौलाधर है। तो हिमालय के 3 पार्ट है, एक हो गया ऊपर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट, बीच वाले को बोलते हैं मध्य हिमालय, या फिर लघु हिमालय, मध्य और लघु। जो ये धौलाधर ये मध्य में, नीचे वाला शिवालिक है, नीचे वाला कौन सा है? शिवालिक है। तो हमें तो क्या देखना है, धौलाधर कहां पर है? धौलाधर है मध्य में, तो मध्य कहीं ऑप्शन में है क्या? शिवालिक में नहीं है। पूर्वांचल, बृहद, बृहद तो ग्रेट हो गया, ऊपर वाले में नहीं है। लघु हिमालय, लघु हिमालय बोल दो या फिर मिडिल हिमालय बोल दो, ये एक ही बात है। धौलाधर जो श्रेणी है वो हमारी है लघु हिमालय में। भारत में जो पठारी क्षेत्र है वो कितना है? भारत में जो क्षेत्र है, देखो मैदानी क्षेत्र होता है, मैदान जो है वो है 43, जो पठार है वो है 28%, और जो पर्वत है वो है लगभग 29%। हमें पूछा पठार 28% कहीं ऑप्शन में क्या? 56, 27, 43, 30, 28 नहीं है, तो हमें लगभग देखना, तो 27%, लगभग 27% है। ठीक है, तो पठारी क्षेत्र कितने हैं? 27%। 43% तो मैदानी क्षेत्र है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो हिमालय है वो कौन से नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी का दूसरा नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। और जो ये है ये कहां पर है? तीस्ता और ये पूर्व की साइड में तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्र, और इसके बीच में जो हिमालय है वो है कौन सा है? वो है असम हिमालय। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूं एक बार के लिए। देखो ये हमारी सिंधु नदी, सतलज नदी, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। हमारे 4 हिमालय हैं। देखो सिंधु और सतलज, पंजाब है, सिंध है, तो सिंधु जो नदी जहां गई ना, सिंधु और सतलज वहां आ गई, मान लो पंजाब हिमालय। याद रखने का तरीका है, सतलज और काली, काली कैसे कुमाऊं, कैसे काली कैसे कुमाऊं, जहां काली और सतलज आ गई वहां क्या हो गया? कुमाऊं। काली और तीस्ता, काली और तीस्ता, अब ये तीस्ता नाम आपको नेपालियों का साथ नाम लग रहा है, तो तीस्ता क्या हो गया? नेपाल। काली और
तीस्ता, काली जो तीस्ता है वो नेपाल है, लेकिन तीस्ता और ब्रह्मपुत्र है, तीस्ता और अगर ब्रह्मपुत्र दे दी, दिहांग दे दी, क्योंकि दिहांग ब्रह्मपुत्र ये असम में, असम की नदी है, और ये कितना हो गया असम में। तो हमारा हिमालय 720 किलोमीटर लंबा, ये 800, ये 320, ये 560, ये है। यहां पर देखो मैप में सारी चीजें दे रखी है कि काराकोरम, पंजाब हिमालय जो है इसी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर पाई जाती है। नंदा देवी जो कुमाऊं हिमालय में पाई जाती है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि 7800 और कुछ किलोमीटर है, 7800 मीटर है, सॉरी किलोमीटर नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल था वो ये था कि तीस्ता और दिहांग के बीच में आपको सारी याद रखनी है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल है, सतलज और काली के बीच में जो है वो है क्या कुमाऊं है, और सिंधु और सतलज के बीच में क्या है हमारा पंजाब है। तो ये चारों हिमालय हैं, आपको अच्छे से याद रखना कौन सी नदियों के बीच में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, सूची को मिलान कीजिए ना। तो दामोदर नदी ये हो गई नदी, ये हो गया उसका उद्गम स्थल। दामोदर नदी देखो, दामोदर जो नदी है वो कहां से निकलती है, दामोदर जो नदी है ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। सोन जो नदी है वो निकलती है हमारे अमरकंटक से। कावेरी जो नदी है वो निकलती है हमारे ब्रह्मगिरी, ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट में, वहां से निकलती है कावेरी। और गोदावरी जो है वो निकलती है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है हमारी कौन सी, गोदावरी नदी। तो ऑप्शन देख लो, ए में दो पहले में, सोन ए में, सॉरी बी में 3, बी में 3 भी है, सी में 4, सी में 4 इसमें नहीं है भाई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी में 4 इसमें है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ये सी में 4 इसमें भी है, इसमें 2 3 ये तक सही है, 4 भी सही है, गोदावरी 1, यही सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। भारत में किसका नहीं है, झेलम, सतलज, चिनाब, रावी। पहली बात तो ये जो चारों नदियां है ना, आपने पंजाब का नाम सुना, पंजाब यानी 5 दोआबों, 5 नदियों का आब वो पंजाब से मिलता है। ये चारों नदियां पंजाब की, पंजाब में 5 नदियां बहती है, तो पंजाब की में ये चारों नदियां हैं। इनके अलावा जो है पंजाब में जो नदी आती है वो होती है व्यास, तो ये भी है और व्यास है। जो झेलम नदी है ना, ये जो झेलम नदी है ये निकलती है तिब्बत से, तिब्बत चीन में है ना, यहां से निकलती है, तो भारत से बाहर तो यही निकलती है। सतलज नहीं निकलती है, चिनाब भी नहीं, रावी भी नहीं और व्यास भी नहीं। व्यास तो 5 नदियों का आब अगर पूछा जाए, 5 नदियों का आब अगर पूछा जाए तो उसमें व्यास भी शामिल होती है, और ये 4 ऑप्शन तो होते ही हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की 12 पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है भाई, महानदी निकलती है क्या, नहीं, महानदी नहीं निकलती है। कृष्णा नहीं, साबरी नहीं, कावेरी अभी बताया था आपको ऑप्शन में कि ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी, देखो यही बताया था सवाल, ये ब्रह्मगिरी से कौन सी निकलती है, कावेरी। तो ऑप्शन में कावेरी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से। सरदार सरोवर बांध, अरे भाई सरदार सरोवर बहुत बारी पढ़ा होगा, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी पर, कहाँ है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल बहुत सरल है, कोई बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी इसमें नहीं है। कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से कहां है। जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, पहली बात तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ही क्षेत्र अगर किसी नदी का है तो वह है कृष्णा नदी का। महाबलेश्वर से ये नदी निकलती है, कहां से, महाबलेश्वर से ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक यानी कि वहां जो नदी खत्म हो जाती हो उसी को शोक कहते हैं ना। तो ब्रह्मपुत्र नहीं है, ब्रह्मपुत्र असम की साइड में, गंडक नहीं है, दामोदर नदी है, ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। फैक्ट है, डायरेक्ट फैक्ट है, डायरेक्ट फैक्ट हमेशा याद करने के होते हैं, इसमें समझने का कुछ भी नहीं होता है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप,
आवासीय मतलब जहां आवास हो और वो नदीय द्वीप हो, नदी के अंदर जो द्वीप हो। तो कौन सी नदी में स्थित है? कौन सी नदी में? क्या गंगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र? वो है ब्रह्मपुत्र नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा द्वीप है? द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। और इस माजुली द्वीप को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत धरोहर के अंदर भी रखा गया है। माजुली द्वीप है कहां पर? ये है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में माजुली द्वीप विश्व का सबसे ज्यादा मतलब बड़ा आवासीय नदी द्वीप है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर गुजरती है? सिंधु नदी है ना, जो हमारे ये भारत का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहां से सिंधु नदी होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है भाई सिंधु नदी? सिंधु नदी गुजरती है जम्मू एंड कश्मीर से। ऊपर हिमाचल थोड़ी, हिमाचल से नहीं, पंजाब से नहीं, J&K। सिंधु नदी सिर्फ और सिर्फ भारत के जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर? अरे बहुत ही ये तो फेमस है, प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम चेंज किया था ना योगी जी ने, प्रयागराज। प्रयागराज पे गंगा और यमुना का क्या है? संगम है। अगला सवाल, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है, भारत की जो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है भैया हमारे कौन सी? गोदावरी। और गोदावरी जो है, गोदावरी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी जो नदी है उसको बोलते हैं गंगा। कहां की गंगा? दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा बोलते हैं किसको? गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी है हमारे भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है, सदाबहार जंगल वन किसमें नहीं पाए जाते हैं? सदाबहार वन, देखो सदाबहार जो वन है वो पाए जाते हैं हमारे पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट बताया था अभी, जो ये पश्चिमी तट है इसके नजदीक, इसके किनारे किनारे ही हमारा पश्चिमी घाट चलता है। पश्चिमी घाट में क्या पाया जाता है? सदाबहार वन पाया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान, अरे भाई राजस्थान में कहां सदाबहार वन है? राजस्थान में सदाबहार वन नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। राजस्थान और पश्चिमी पंजाब में नहीं है। अंडमान निकोबार, यहां पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। और इनके अलावा अगर कहीं पूछ ले तो जो हमारे प्रायद्वीप है, मतलब प्रायद्वीपीय और समुद्र तट है ना, समुद्र तट और ओडिशा, इसमें ये क्या पाए जाते हैं? ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहां पर असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिम पंजाब और राजस्थान में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान में तो उष्णकटिबंधीय जो कंटीले जो वन है, झाड़ियां वगैरह वो पाई जाती है, सदाबहार नहीं पाए जाते। तेंदु, पलाश, बेल और खेर किसके सामान्य वृक्ष है? क्या आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, कंटीले, पर्वतीय वन? ये है हमारे पर्णपाती। पर्णपाती यानी जिनके थोड़े पत्ते चौड़े होते हैं, पर्णपाती है। और वो भी कौन से हैं? ये शुष्क पर्णपाती है। अब शुष्क पर्णपाती में कौन कौन से पेड़ आ जाते हैं? ये पलाश, खेर है ना, नीम, इस तरीके के पीपल, ये सभी पेड़ किसमें आ जाते हैं? शुष्क पर्णपाती में आ जाते हैं। ये भी आते हैं पलाश, खेर, तेंदु है ना, ये शुष्क पर्णपाती। एक होता है आर्द्र पर्णपाती, जो ये आर्द्र पर्णपाती होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं चंदन है ना, और ये शीशम, इस तरीके के जो पेड़ है वो आर्द्र पर्णपाती में आ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो कंटीले वन है ये हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अंदर जो झाड़ियां वगैरह भी आती है, कांटों वाले जो वन होते हैं, बबूल, खेर, ये वाले। पर्वतीय जो वन है ये जो जिसमें चीड़ के पेड़ हो, देवदार के पेड़ हो है ना, ताड़ हो, ये जो बड़े बड़े पेड़ वाले ये पर्वतीय वन होते हैं जो उत्तराखंड, हिमालय इनमें पाए जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है तेंदु, पलाश, बेल, खेर, सामान्य वृक्ष। तो बहुत बारी ये सवाल पूछा गया है भाई, बहुत बारी पूछा गया है, पता नहीं इस बार भी पूछ ले तो शुष्क पर्णपाती वन है ये। अगला सवाल है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार की, अब ये वनस्पति है, अंडमान निकोबार में कौन से पाए जाएंगे भाई? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, आर्द्र शीतोष्ण, नम, अभी बताया था आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार बताया था ना। सदाबहार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं है ना, असम में पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं
लक्षद्वीप पे पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा भाई राइट आंसर? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 में हो गया डी। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी, चंदन की तस्करी देखी है आपने? चंदन की तस्करी पुष्पा मूवी में देखी होगी आपने। पुष्पा मूवी में चंदन की तस्करी देखी होगी। असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। हमें पता है कि साउथ के अंदर चंदन ज्यादा पाया जाता है। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये क्या है? केरल और तमिलनाडु का जो बीच का पॉइंट है ना, इन दोनों को मिलाने वाला, यहां पर ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल के बीच में। इन नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, इनमें क्या पाया जाता है? चंदन पाया जाता है भाई। पुष्पा मूवी में जो चंदन की तस्करी होती है। अगला सवाल है, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। पहली बात तो सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति किसकी है? एक वृक्ष की प्रजाति है ना। एक सुंदरी एक प्रकार का वृक्ष है, और जो कि कहां पाया जाता है? मैंग्रोव जो वन है, मैंग्रोव जो वन है उनमें पाया जाता है सुंदरी वृक्ष। कहां पर? पश्चिम बंगाल में आपने सुंदरवन का नाम सुना होगा, सुंदरी वृक्ष के कारण ही उसका नाम है। तो मैंग्रोव जो वन है उनमें क्या पाया जाता है? ये सुंदरी नाम की एक महत्वपूर्ण जो वृक्षों की प्रजाति है वो पाई जाती है। ऊंचे पर्वतीय में नहीं है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ में नहीं है, उष्णकटिबंधीय कंटीले में नहीं है। मैंग्रोव जो है उसी में एक, उसी की प्रजाति कौन सी? सुंदरी। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। वही वापस आ गया, वापस वही घूम फिर के आ गया। केरल तट के सहारे, तमिलनाडु तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे, उड़ीसा तट के सहारे। हमें अभी बताया था आपको कि जो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है, ये यहाँ जो केरल तट है इसके सहारे पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, असम में पाया जाता है। तो ये हो गया केरल तट के सहारे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो पाए जाते हैं। आज थोड़ा गला खराब है मेरा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। जो है राष्ट्रीय जो हमारी वन नीति है, उस वन नीति के अनुसार जो 20% तक मैदानी क्षेत्रों में क्या होना चाहिए भाई? 20% तक। याद रखो हमारा भी मैदानी क्षेत्र, ये राजस्थान भी मैदानी क्षेत्र में ही तो आता है। तो मैदानी क्षेत्र में 20% तक क्या होने चाहिए? वृक्ष होने चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन है नहीं एक्चुअल में। भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी जो जो ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़, शंकुधारी, शंकु का आकार इसी तरीके का तो होता है। शंकुधारी जो क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। ये कौन से उसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भाई हमारे जो पर्वत होते हैं, पर्वतों में क्या है कि बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। जैसे चीड़ के हो गए, चीड़ हो गया, ताड़ हो गया, देवदार हो गया। ये जो वृक्ष है ये शंकु और टाइप के वृक्ष है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो ये पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, है ना, उत्तराखंड में। तो ये जो है ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी क्या होगा? शंकुधारी कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय में पाए जाते हैं। याद रखने, ये सवाल जो मैं करवा रहा हूँ ये याद रख लेना आप, तो यही याद रख लेना। अगर किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है तो ये याद रख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ऐसे मैं आपको और कुछ सवाल करवा दूंगा। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें उसके कुल क्षेत्रफल में जो वनों का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है? जैसे डिसाइड होता है ना कि भाई आपके इतना क्षेत्रफल है, इसमें इतने प्रतिशत वन होने चाहिए। तो सर्वाधिक जो वन है वो है हमारे मिजोरम में। प्रतिशत मिजोरम में। कहां है? मिजोरम में। डायरेक्ट है, याद रखना है हमें सवाल, मिजोरम। मैंग्रोव प्रमुख रूप से कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव जो वन है वो प्रमुख रूप से कहां पाए जाते हैं भाई? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं हमारे डेल्टा क्षेत्र में। कौन सा डेल्टा क्षेत्र में? जो कि सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है विश्व का। कौन सा है? कृष्णा डेल्टा। कौन सा है भाई? कृष्णा डेल्टा। अरावली में नहीं पाए जाते। अरावली में मैंग्रोव वन आपने कभी सुना था कि? अरावली तो हमारे राजस्थान में है ज्यादातर पार्ट, और हमने पढ़ा है गिर के जंगलों में नहीं पाया जाता। लक्षद्वीप में भी मैंग्रोव टाइप के वन नहीं है। मैंग्रोव जो वन है कृष्णा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा जो ये इधर हमारे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, महाराष्ट्र और गोवा, तमिलनाडु, इसकी साइड में कृष्णा डेल्टा होता है। और ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भाई। अगला सवाल पढ़ लो।
नंदा देवी बायोस्फीयर जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में और देखो नंदा देवी पर्वत का नाम सुना आपने? नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, 7816 मीटर ऊंचाई है इसकी। नंदा देवी जो बायोस्फीयर है इसी में है। नंदा देवी बायोस्फीयर बोल दो या फिर नंदा देवी जो रिजर्व है वो बोल दो। नंदा देवी रिजर्व जो क्षेत्र है ये कहाँ पाया जाता है भाई? ये पाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? विवादित प्रश्न है, लेकिन आप बताओ भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुछ लोग बोलेंगे आपको कि कंचनजंगा, या फिर बोलेंगे केटू या गॉडविन आस्टीन। अब क्या है कि जो केटू है, केटू गॉडविन आस्टीन है, वो ऊंची चोटी तो है, लेकिन भारत की एक नंबर ऊंची चोटी इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो पीओके में, और पीओके हमारे पास में है नहीं। अब अलग बात है कि मोदी जी ले ले, ये अलग बात है। मोदी जी उठे और बोल दिए भाई पीओके आज से हमारा क्षेत्र है, सभी को रात को 8 बजे आके बोल दे। तो उत्तराखंड में है जो नंदा देवी बायोस्फीयर है। अगला सवाल, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट। जैव विविधता के हॉटस्पॉट का मतलब यह है कि जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जीवों में विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती हो, विभिन्न प्रकार के जीव उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, उसको क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट यानी मतलब वहां बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाए। हॉटस्पॉट ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है ये। ला भाई मैंने हॉटस्पॉट दे दे रहे यार, हमारा नेट कौन चल रहे हो? वो हॉटस्पॉट नहीं है, हॉटस्पॉट है जैव विविधता वाला। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा, ये इन तीनों में है ना। इसके अलावा एक आती है सुंदरलैंड। इसके अलावा कौन सी आती है? सुंदरलैंड। अब ये सुंदरलैंड सुंदरवन वाली नहीं है, ये हमारे निकोबार जो द्वीप समूह है ना, निकोबार। फिर इसके बाद में इंडोनेशिया, ये हमारा देश नहीं है लेकिन हमारा देश में तो निकोबार आ गया ना। इंडोनेशिया, इधर मालदीव, इस साइड में बहुत सारे जो देश हैं हमारे भारत की जो बंगाल की खाड़ी में निकोबार से लगते हैं, वो सुंदरलैंड है। वो सुंदरलैंड भी क्या है भाई? जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। हिमालय हॉट स्पॉट है, इसमें पूरी हिमालय भी है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के अंदर जैव विविधता बहुत ज्यादा है। पश्चिमी घाट में हमारे सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है। इंडो वर्मा, इंडो वर्मा, यहाँ इंडो वर्मा कहाँ पे भाई? ये अंडमान से लगता हुआ है, अंडमान है ना, म्यांमार, बर्मा आ गया ना, तो म्यांमार वगैरह में। तो इंडो वर्मा चार है टोटल, जिसमें ये उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र किस राज्य में है? मानस, मानस जो ये प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र है, ये मानस है भाई, हमारे मानस असम में। कहाँ है? असम में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मानस जो है इसको भी क्या है? यूनेस्को विश्व जो धरोहर है, विश्व विरासत स्थल है, उसका दर्जा भी प्राप्त है। किसको? मानस को। अगला जो सवाल है वो देख लेते भाई 49। वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत, अब ये पूछ लेते हैं, ये डायरेक्ट ही है, किस वर्ग में? कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, कंचनजंगा है ना। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल क्या है? नेचुरल है? नहीं। इसको दिया कि सांस्कृतिक में कैसे देंगे भाई? ये सांस्कृतिक थोड़ी है, सांस्कृतिक खेल क्षेत्र थोड़ी है, प्राकृतिक में नहीं है। ये है मिश्रित विश्व विरासत, मतलब मिश्रित है ये, जिसमें प्रकृति भी आ जाए और बाकी चीजें भी आ जाए, तो मिश्रित है। सांस्कृतिक में नहीं है, ऐतिहासिक में भी नहीं है। कोई ऐतिहासिक थोड़ी भाई, राजा महाराजाओं को कोई काम थोड़ी। तो ये दो ऑप्शन तो इजीली कट जाते हैं। प्राकृतिक और मिश्रित में कंफ्यूजन होता है। अगर कहीं तुक्का भी लगाना हो ना तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करो कि भाई ये पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है भाई। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है तो ऑब्वियस बात है कि वो या तो नेचुरल होगा या मिश्रित होगा। सांस्कृतिक थोड़ी हो सकता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़ी चल रहा है, कल्चरल एक्टिविटी तो चल रही है, ऐतिहासिक थोड़ी है। यहाँ राजा महाराजाओं की बातें थोड़ी चल रही है, हमारे इतिहास के बारे में बातें थोड़ी चल रही है यहाँ। तो ऑप्शन दो ही बचे हमारे पास, दो तो कट गए। तो ये मिश्रित है भाई, ये मिश्रित है। तुक्का सही करने के यही तरीके होते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में? भाई मध्य प्रदेश में कौन सा है? केवलादेव जो है वो अपने राजस्थान में है। घना पक्षी विहार केवलादेव, जो बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है झारखंड में, झारखंड में। मानस अभी तो बताया था, मानस कहाँ है भाई? असम में।
तो बांधवगढ़ कहाँ हो गया? एमपी में। बांधवगढ़ कहाँ है? एमपी में। और जो एमपी है उसी में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी अगर सवाल बने कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, यही आ गया, सर्वाधिक राष्ट्रीय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। कितने हैं भाई? 11। कितने हैं? 11। अभी आपने हाल ही में सुने होंगे कि कूनो नेशनल पार्क, उसके अंदर चीते लाए गए थे ना, 11 है टोटल। हमारे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106 है, जिसमें से सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में अगर कहीं दूसरे स्थान पर है तो 9 के साथ में है अंडमान। अंडमान निकोबार 9 के साथ में है, 9 वहां पर राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भाई फैक्ट है, गोइंडी यन्ना, हाँ साउथ में ही होगा, नाम ही गोइंडी है। गोइंडी बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो मुंबई में तो वैसे ही नहीं है, तो ये है चेन्नई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ ले तो कहाँ है? चेन्नई में। भारत में बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुई? बाघ परियोजना 1973 में हुई थी। 1973, दो ऑप्शन में आ गया, लो दो ऑप्शन में आ गया 1973, 1 मार्च और 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है नॉर्मली जो चीजें, 1 अप्रैल से स्टार्ट की जाती है क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर 1 अप्रैल से स्टार्ट की गई थी चीजें। जो हमारी टाइगर रिजर्व है, सॉरी बाघ जो परियोजना है वो 1973 में। अगर पूछ लिया राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई, तो 1972 में। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण, वन नीति नहीं सॉरी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव ये भी पूछा जाता है 1972 और 73 में। इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहले वन्य जीवों का संरक्षण आया, वन्य जीवों के अंदर क्या होते हैं? बाघ होते हैं, तो फिर उनके बाद में उनके लिए परियोजना आई। तो पहले क्या है? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। अगला हुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य में है? काजीरंगा बहुत बारी सुना होगा, ये तो वही सुना ही होगा, ये तो असम में है। काजीरंगा तो सुना होगा भाई। काजीरंगा कहाँ है? असम में। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। और किसके लिए? और हाथियों के लिए, हाथियों के लिए। और किसके लिए? और बोल रहे हो जंगली भैंसे के लिए। किसके लिए? जंगली भैंसे के लिए। काजीरंगा जो कि असम में है, इनके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? अभी तो बताया था यार, पूर्वी घाट है क्या? मैदान है क्या? पश्चिमी घाट? तो इसमें तो पश्चिमी घाट है ओनली, पूर्वी घाट नहीं है, याद रखना पश्चिमी घाट ही है। पश्चिमी घाट जैव विविधता का, पश्चिमी घाट हो गया, सुंदरलैंड बोल दिया था, है ना। और बताया था मैंने इंडो बर्मा हो गया। अगला है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी, अरे रेगुर मिट्टी, ये मिट्टियां तो आपने यार राजस्थान में भी पढ़ी होगी। रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी की क्या होती है कि काली मिट्टी जो होती है वो उसकी उपजाऊपन उसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें मिट्टी में क्या होता है? जल धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। चावल की खेती इसमें होती है, कपास की खेती इसमें सबसे ज्यादा की जाती है। तो काली जो मिट्टी है उसी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? रेगुर मिट्टी। कौन सी मृदा को ऊसर, रे, अल्काइल आदि कही जाती है? ये भाई ऊसर यानी कि जो अनउपजाऊ हो। ऊसर शब्द का मतलब क्या है? अनउपजाऊ। रे, अल्काइल, ये ऐसी मृदा किसको कहते हैं भाई? ऐसी जो लवणीय मिट्टी होती है, जो खारी मिट्टी होती है, लवणीय मिट्टी होती है। भूरी मिट्टी थोड़ी होती है, भूरी, लाल, जलोढ़, ये तो सब उपजाऊ मिट्टी है। लवणीय मिट्टी क्या है? ऊसर बोल दो, रे बोल दो, है ना, एल्कलाइल बोल दो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी क्या होती है? इसमें सोडियम लवण होता है ना, NaCl, नमक, सोडियम और क्लोराइड, ये लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऊसर कह देते हैं, रे कह देते हैं, लवणीय मिट्टी। अगला सवाल क्या है? भारत में काली रेगुर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? अच्छा, इसकी रेगुर जो मृदाएं महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है। हाँ, महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, नीचे साउथ में भी पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। काली मृदा जो है उष्ण कटिबंधीय चेनोजम के नाम से, हाँ इसको क्या है, एक ये भी बोलते हैं ट्रॉपिकल चेनोजम, ट्रॉपिकल चेनोजम, चेनोजम भी इसका नाम है। किसका नाम है? काली मृदा को ये नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा प्रोढ़ मृदा होती है। प्रोढ़ का मतलब क्या है? प्रोढ़ का मतलब है जो पोषक तत्वों से युक्त हो। तो काली मृदा में तो पोषक तत्व होते हैं, तभी तो कपास हो गया। अच्छा, इसके अंदर केरल इस साइड के अंदर चाय, कहवा ये भी किया जाता है, प्रोढ़।
प्रोड यानी पोषक तत्व। रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। अरे नहीं भाई, नमी धारण करने की क्षमता तो बहुत ज्यादा होती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता तो बहुत ज्यादा होती है, तो हमें तो गलत कथन चूज करना था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है लेटराइट मृदा, लवणीय मृदा, इनको मिलाना है कि ये मृदा कहां कहां पाई जाती है, कहां कहां पाई जाती है। सबसे पहले देख लो लेटराइट मृदा। जो लेटराइट मृदा है ये पाई जाती है हमारे झारखंड में। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां हैं, झारखंड में भी पाई जाती है। नीचे केरल वगैरह इनमें भी पाई जाती है। दक्षिण में भी कुछ कुछ ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा के अंदर काजू की खेती की जाती है। कहाँ पर? ये केरल, तमिलनाडु, इनमें काजू की खेती की जाती है लेटराइट मृदा में। जो लवणीय मिट्टी अभी बताया था, लवणीय में सोडियम, तो कच्छ, अरे भाई कच्छ का रण, गुजरात, गुजरात में भी तो नमक निकलता है समुद्र के किनारे, तो लवणीय खारी मिट्टी है, सोडियम लवण पाया जाता है, तो कहां पाया जाएगा? कच्छ में पाया जाएगा। ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, कॉमन सेंस की चीजें। काली मिट्टी अभी बताई थी महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। हमारे राजस्थान में काली मिट्टी कहां पाई जाती है भाई? कमेंट कर देना, राजस्थान में कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर पठार है, उसमें कौन सी पाई जाती है? उसमें पाई जाती है लाल दोमट। अब मिलान मैंने कर दिया, ऑप्शन आप देख लेना। ए के अंदर आ गया है, ए के अंदर आ गया सी, ए के अंदर सी, एक ही दो ऑप्शन में, तो दो तो कट गए। बी जो लवणी है, बी के अंदर डी आ गया, बी दोनों में डी है। सी है, सी के अंदर है बी, तो ऑप्शन सी राइट हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है पुरानी जलोढ़ मृदाओं को किससे कहते हैं? पीट में, लेटराइट, लाल और पीली, बांगर। अरे भाई बांगर, बांगर और खादर का कॉन्सेप्ट समझे? पुरानी जो क्या होती है मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जो कि नदियों में इकट्ठी होती है ना, उसको तो क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और हर साल बाढ़ के द्वारा, नदियों द्वारा लाई गई जो होती है नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदियों या बाढ़ के द्वारा हर साल लाई जाती है, उसको कहते हैं क्या है? खादर, उसको कहते हैं खादर। खादर और बांगर का आपने नाम सुना होगा, दोनों ही उपजाऊ मिट्टियां होती है, खादर और बांगर। अगला सवाल है भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण, भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई? भाई मृदा संरक्षण के लिए की गई है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संरक्षण, राज्य पर्यावरण। तो भाई शुष्क क्षेत्र इसका भी मतलब नहीं है, पर्यावरण का भी मतलब नहीं है, इन दो में कंफ्यूजन है, तो राष्ट्रीय नहीं होकर वो क्या है? केंद्रीय है, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, काली व चिकनी दोमट मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए आवश्यक है? काली किसके लिए आवश्यक है? काली कपास के लिए आवश्यक है, और कपास के अलावा किसके लिए आवश्यक है? चावल के लिए आवश्यक है, मक्का, बाजरा। अरे ये तो आपने भी जाओ भाई, आपने राजस्थान में कौन है? बाजरो कट हो जाए, बालूम भी हो जाए, तो बाजरो, ज्वार, मक्का, ये तो हमारे भी होता है। तो इसके लिए ये जो है जलोढ़ मिट्टी में भी हो जाता है, लेकिन चावल जो है ना इसके लिए स्पेशली काली मिट्टी चाहिए, क्योंकि चावल के अंदर पानी भर के रखा जाता है। धान, चावल को धान भी बोलते हैं, धान की खेती। और जो काली मिट्टी है उसकी नमी या पानी को धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सॉरी, इसलिए इसके अंदर कौन सी फसल आवश्यक होती है? ये होती है चावल। झारखंड राज्य का जादूगुड़ा, जादूगुड़ा, जादू कर दो, जादूगुड़ा नामक स्थान के खनन के लिए जानता, किसके लिए? बॉक्साइट, यूरेनियम, हीरा, मोनोजेट। तो झारखंड में बहुत सारे खनिज होते हैं, कोयला होता है ना। जो जादू है, जादू होगा यूरेनियम से। यूरेनियम किस काम में आता है भाई? यहाँ जादूगुड़ा जो खान है इसमें यूरेनियम पाया जाता है। सबसे पहली खान भी यही है, जो यूरेनियम की भारत में सबसे पहली खान है वो जादूगुड़ा ही है। यूरेनियम क्या काम में आता है? यूरेनियम आता है हमारे परमाणु विस्फोटक में, परमाणु ऊर्जा में, परमाणु से विद्युत ऊर्जा बनाने में यूरेनियम काम में आता है। ठीक है, तो यूरेनियम जादू करता है ना, परमाणु विस्फोट, परमाणु बम बनाने में भी यूरेनियम काम आता है। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? छोटा नागपुर में भाई लोहा पाया जाता है, सोना नहीं पाया जाता। सोना कहाँ पाया जाता है? सोना तो हमारे केजीएफ में पाया जाता है, केजीएफ में पाया जाता है। कोलार, अरे साउथ की मूवी नहीं देखते आप? सोना पाया जाता है कोलार, कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में सोना पाया जाता है मेनली, जो पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे भी भंडार मिल जाओ, लेकिन सोना यहाँ पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, और कौन कौन से पाए जाते हैं? और एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, अभ्रक, ये जो सभी है वो छोटा नागपुर में पाए जाते हैं, तो सोना नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है?
लिग्नाइट कोयला के जो भंडार है, लिग्नाइट कोयला के भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है? भाई लिग्नाइट के भंडार कहाँ है? क्या गुजरात, झारखंड, बिहार, राजस्थान? ऑब्वियस बात है, यहाँ तो राजस्थान में इतना कोयला थोड़ी पाया जाता है। राजस्थान में कहाँ पाया जाता है कोयला? ये भी आप कमेंट में लिख देना कि राजस्थान में कहाँ पाया जाता है। गुजरात में नहीं पाया जाता, झारखंड में ही पाया जाता है कोयला। झारखंड छत्तीसगढ़ में ही तो पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो भंडार है वो कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो गया। ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान, ओडिशा देखो, खनिज जो है ना हमेशा जो क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में है ना, खनिज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, खनिज हो गया, वनस्पति हो गई। आजकल जो ट्रेंड भी यही है, किससे पूछा जाता है? ज्यादा उनसे नहीं पूछा जाता आजकल, भौतिक विभागों से इनसे कम पूछे जाते हैं। पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आजकल क्या पूछे जाते हैं? आपको पूछे जाएंगे या तो फिर उद्योगों से, या फिर पूछे जाएंगे कहाँ से? जैव विविधता से, पर्यावरण संरक्षण से, खनिजों से, प्राकृतिक वनस्पति से, प्राकृतिक संसाधन से। तो ओडिशा में कोरापुट खदान है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट जो है वो है लोहा अयस्क, बॉक्साइट और तांबा और जस्ता। कोरापुट ओडिशा में है खदान, और ये पाई जाती है बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट मिलता है हमें एल्यूमिनियम सिंडिकेट से। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है वैसे बॉक्साइट, है ना, एल्यूमिनियम भी मिलता है, तो बॉक्साइट पाया जाता है भाई। तांबा तो हमारे तांबा, जिंक, ये तो हमारे पाया जाता है। जिंक तो राजस्थान में पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो ओडिशा में जो कोरापुट है वो बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? मतलब हमें कोयला और राज्य क्षेत्र देखना, सही सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश, रामगढ़, सही सुमेलित है नहीं है? नहीं पूछा सवाल, सही से पढ़ना भाई। सही सुमेलित है मध्य प्रदेश, रामगढ़, ओडिशा, संबलपुर, पश्चिम बंगाल बैतूल और झारखंड सरगुजा। झारखंड सरगुजा भाई। सही सुमेलित देखना है, देखो भाई सही सुमेलित ओडिशा है, जो संबलपुर है ये तो सही सुमेलित है। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बैतूल, पश्चिम बंगाल बैतूल में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है भाई। ये भी सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित नहीं है। सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ में है। सरगुजा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पानी देना भाई, पानी देना, एक सेकंड में। ये जो एमपी, ये एमपी में रामगढ़ नहीं है। रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में। ये कहाँ है? झारखंड में। बैतूल, बैतूल भाई कहाँ है? बैतूल एमपी में। रामगढ़ झारखंड में। जो संबलपुर है ये सही है, ओडिशा संबलपुर में सही है, कोयला का क्षेत्र है। झारखंड है में सरगुजा नहीं होकर, सरगुजा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये गलत है, सही मैंने बता दिया आपको। ओडिशा संबलपुर सही है। अगला सवाल है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति बोल दो, है ना। सफेद क्रांति आपने देखी है, आपने बहुत सारी क्रांति को सुना होगा, भूरी क्रांति, सफेद क्रांति, है ना, स्वर्ण क्रांति, ये सारी क्रांतियां है। और उनमें उत्पाद कौन कौन से थे? तो कृष्ण क्रांति में दूध था क्या? दूध तो श्वेत क्रांति में था। तो ऑप्शन ये तो ऑटोमेटिक ही गलत हो गया। पेट्रोलियम एवं खनिज तेल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अच्छा ये तो ऑप्शन ही दूसरे लगा गए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो इकोनॉमिक्स का पॉइंट आ गया। एनएसएम, नेशनल सोलर मिशन, ये क्रांति से मतलब ही नहीं है इसमें। तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एवं खनिज तेल जो है वो कृष्ण क्रांति से संबंध है उसका। हमारे सवाल थोड़े से अब बचे हैं, 4-5 सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? जिंक, जिंक, जस्ता, सीसा, जस्ता। अरे भाई राजस्थान वालों को तो पता है, इंडिया का सीसा जो जस्ता है हमारे यहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा। उदयपुर, जावर की खान, नाम सुना ना। उदयपुर हो गया, जावर की खान हो गया, रामपुरा, अंगूचा, भीलवाड़ा हो गया, है ना। ये सब में क्या पाया जाता है? हमारे सीसा जस्ता बहुत आयास से पाया जाता है। तो एमपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक,
सबसे ज्यादा जो जिंक है वो पाया जाता है हमारे राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है भाई? अधिकांश देखो लोहे के कितने टाइप होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये सारे लोहे के टाइप हैं। हमारे जो भारत में जो पाया जाता है वो पाया जाता है सबसे ज्यादा हेमेटाइट। हेमेटाइट में जो है ना लोहा अयस्क जो होता है 68 से 70% के आसपास होता है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन हेमेटाइट ही हमारे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, भारत में हेमेटाइट पाया जाता है। ये लोहे के सब क्या है, अयस्क है, लोहे के अलग अलग अयस्क है, जिसके अंदर क्या है कि धातु की मात्रा के अकॉर्डिंग इनके टाइप्स निकाले गए हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे जो पाया जाता है वो पाया जाता है हेमेटाइट, याद रख लेना भाई। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये तो ओडिशा है भाई, ओडिशा। ओडिशा में ही क्या होता है, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी भाई? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। देख लेना भाई आंसर इसका 1956 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो फैक्चुअल सवाल है। देखो फैक्चुअल सवाल जो होते हैं ना उनको हमें केवल देखना ही होता है, ऐसा नहीं है, और दिमाग में बिठाना होता है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फैक्चुअल चीजें हमें याद हो जाएगी। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है? भारत में अगर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र वो है, आज भी जो बना हुआ है वो है कृषि क्षेत्र। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर कोई आता है तो वो है टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग। क्या है? टेक्सटाइल। फार्मास्यूटिकल नहीं है, सूचना तकनीकी, अभी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इतना बड़ा क्षेत्र नहीं बना कि भाई वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा बन जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी छोटा सा क्षेत्र है। वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इसमें कोई रटने की भी चीज नहीं है। ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, तो वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग या टेक्सटाइल जो है वो क्या है भारत का दूसरा सबसे बड़ा। टिस्को, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? TISCO, टिस्को। टिस्को का पूरा नाम क्या है? टाटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या है भाई? टाटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इसका टिस्को का नाम है। टिस्को किसने बनाई थी भाई? टाटा ने। कौन से? जमशेदजी जो टाटा है, जमशेदजी जो टाटा है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1907 में। 1907 में की थी टिस्को की स्थापना। कब की थी? 1907 में। भारत का गोल्डन फाइबर, अरे भाई स्वर्ण रेशा किसको कहते हैं? हिंदी में बोले तो गोल्डन फाइबर बोल दो, सोने का रेशा बोल दो, स्वर्ण रेशा बोल दो। जूट को कहते हैं। जूट का रेशा देखा ना आपने, कलर कैसा होता है उसका? ब्राउन कलर होता है, सोने जैसा होता है। तो बस जूट, सूती धागा, ऊन, कृत्रिम धागा, कोई मतलब नहीं है, स्वर्ण रेशा। तो ये आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों ये समाप्त हो चुकी है। इंडियन ज्योग्राफी की हम 2 क्लासेस और लेकर आएंगे, उसमें भी 75 क्वेश्चन होंगे। इसमें ऑलमोस्ट मैंने इंडिया के जीके को इंडिया की ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चंस को आपको करा दिया है, और 2 क्लासों में और करवा दूंगा। इससे क्या होगा, आपके जो स्टेनो में जो पढ़ने वाले सवाल है, अगर 10 सवाल अगर आते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 6 से 7 सवाल यहां से पढ़ेंगे, श्योर आएंगे। तो आप इन क्लासेस को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं भाई, देखो एक तो सब्सक्राइब नहीं करते, मैं कहता नहीं हूं तो इसका मतलब तुम करोगे नहीं, तुम ही तो करोगे, तुम्हारा चैनल है तो तुम इसको सब्सक्राइब करो, नया चैनल है, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, सी यू।